गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th, सब्जेक्ट है अपना बिजनेस स्टडी। चैप्टर फर्स्ट था अपना, जिसमें अपन ने पहले पार्ट में पढ़ा था बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में। आज उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टार्टिंग से अपना है ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो इकोनॉमिक और सेकेंड है नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, अब इकोनॉमिक को जो है फर्दर मोर इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है बिजनेस, सेकंड है प्रोफेशन और थर्ड है एम्प्लॉयमेंट, यानी कि व्यापार, पेशा और नियुक्ति। ठीक है, अब इसको मैं आपको टेबल के जरिए समझाऊंगा कि इन तीनों में क्या क्या अंतर होता है। ठीक है, ये टेबल आपको भी अच्छे से समझनी है और कॉपी में भी करना है काम ये। तो देखिए, फर्स्ट है बेसिक के अंदर मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, यानी कि बिजनेस के अंदर जो प्रतिष्ठान का प्रकार होता है वो किस तरह से होता है। देखिए, एंटरप्रेन्योर्स का मतलब होता है ओनर, इसका मतलब है ओनर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स डिसीजंस एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नेसेसरी, यानी कि ठेकेदार का निर्णय और अन्य विधिक औपचारिकताएं यदि आवश्यक हो। इसके अंदर जो बिजनेस का ओनर है उसी के अकॉर्डिंग वर्क होगा, वही सारी चीज को हैंडल करेगा और उसी का डिसीजन जो है उसके अकॉर्डिंग ही काम होगा। ठीक है, सेकंड है अपना प्रोफेशन यानी पेशा। इसके अंदर क्या होता है, मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। जो भी व्यक्ति इसके अंदर प्रोफेशन के अंदर आते हैं वो है डॉक्टर, सीए वगैरह, ये जो भी अपनी इंटेलिजेंसी के कारण कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं वो प्रोफेशन के अंदर आते हैं। पेशावर निकाय की सदस्यता तथा व्यवसाय प्रमाण पत्र, यानी कि वो जो व्यक्ति अपनी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं तो वो फैसिलिटीज किस आधार पर करवाएंगे, कुछ न कुछ उनके पास भी कुछ सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे डॉक्टर है तो उसने एमबीबीएस कर रखी है, उसके बाद में उसने पीजी कर रखी है, तो कौन से फील्ड में कर रखी है, उसके पास क्या स्पेशलिटी, उसका कुछ सर्टिफिकेट वगैरह होगा। तो उसके अकॉर्डिंग, उसके जरिए उस पर लोग ट्रस्ट करेंगे और अपना चेकअप करवाएंगे। तो प्रोफेशन के अंदर सर्टिफिकेट जो कि जिसमें उसने महारत हासिल की है उसका सर्टिफिकेट अनिवार्य। तो ये सारी चीजें जो है प्रोफेशन में जरूरत होती है। थर्ड है एम्प्लॉयमेंट, अपॉइंटमेंट लेटर एंड सर्विस एग्रीमेंट। इसके अंदर क्या होता है, जैसे बिजनेसमैन है या मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सेक्टर है जिसके अंदर जैसे बैंक वगैरह हो गया, तो इसमें क्या होता है, अपॉइंटमेंट लेटर होता है, आपको नियुक्ति पत्र जो होता है उसके अंदर, और उसके साथ साथ में एक चीज और चाहिए, जो आपका एग्रीमेंट हुआ है, यानी कि आपका जो भी बॉस है या आपके ऊपर जो मैनेजर है उसके साथ में आपकी क्या डील हुई है उसका पत्र आपके साथ में जरूरी चाहिए, ताकि उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क में काम करना पड़ेगा, उस फील्ड में आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड देखिए नेचर ऑफ वर्क, यानी कार्य का स्वरूप कैसा होता है। इसमें प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी पब्लिक, जनता को सामान और सेवा उपलब्ध करवाना इसका मेन मोटो होता है। इसका जो एम है वो होता है कि जो पब्लिक है, जो जनता है, उस तक जो भी सामान है या जो भी फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करवाते हैं बिजनेस में। सेकंड है प्रोफेशन में रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट्स एंड सर्विसेज, विशेषज्ञों द्वारा सेवाओं का व्यक्तिगत तौर पर उपलब्ध करवाना, यानी कि जो स्पेशल लोग हैं, यानी कि जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं, जो पीपल जैसे डॉक्टर वगैरह भी मैंने बताया था, तो वो अपने जो पर्सनली खुद जो है वो अपने हाथ से उनका इलाज करते हैं। तो ये जो सेवा हो गई वो आती है प्रोफेशन में। और थर्ड है एम्प्लॉयमेंट, परफॉर्मिंग वर्क एज पर द सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स ऑफ सर्विसेज, यानी कि किसी भी चीज की सेवा प्रदान करना, जैसा कि आपको एग्रीमेंट में आपको जब आपने ज्वाइनिंग की थी उस टाइम जो बात हुई थी उसके अकॉर्डिंग आपको जो सेवा प्रदान करनी है वो आता है एम्प्लॉयमेंट में। सेवा करार तथा सेवा नियमों के अनुसार कार्य का निष्पादन करना। ठीक है, थर्ड क्वालिफिकेशन, यानी इसमें योग्यता कहाँ जरूरी, योग्यता कहाँ तक जरूरी है वो देखिए। नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी, इसमें जो है न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता नहीं, यानी कि इसमें कोई जरूरी नहीं है कि व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, कैसा भी व्यक्ति हो, बस उसका दिमाग के अकॉर्डिंग वो जैसा बिजनेस करना चाहता है वो वैसा कर सकता है। क्वालिफिकेशन एक्सपर्ट्स एंड ट्रेनिंग इज स्पेसिफिक फील्ड, यानी कि विशेषित क्षेत्र में दक्षता, प्रशिक्षण और योग्यता तीनों की आवश्यकता होती है। बिकॉज कोई भी व्यक्ति अपनी खुद की जो प्रोफेशन के हिसाब से कुछ
सेवाएं सर्विसेज प्रोवाइड करेगा तो उसके अंदर उसको क्वालिटी भी चाहिए, यानी कि उसकी क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। जैसे डॉक्टर है तो उसने डॉक्टर कब बनेगा, जब वो एमबीबीएस या पीजी करके किसी स्पेसिफिक फील्ड में वर्क करेगा तब वो डॉक्टर कहलाएगा। तो इसके अंदर क्वालिफिकेशन जरूरी है, नेसेसरी है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है, क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज पर प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर, यानी कि उनके जो मैनेजर वगैरह है, जिस सेक्टर जैसा है सेक्टर, उसके अकॉर्डिंग अगर आप उस सेक्टर में वर्क करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी जो डिमांड होती है, जैसे मान लीजिए बैंक में वर्क करने वाला है तो उसके लिए ग्रेजुएशन जरूरी है या 12th पास जरूरी है, तो उसके अकॉर्डिंग जो उसकी डिमांड है वो डिमांड जो है उस एम्प्लॉय की फुलफिल होनी चाहिए। जिस सेक्टर में वो जाना चाहता है तो वो उसमें जा सकता है, अगर उसकी क्वालिफिकेशन जो है उसके अकॉर्डिंग है तो। ठीक है, आगे देखिए फोर्थ, रिवॉर्ड और रिटर्न, यानी इसका मतलब ये होता है प्रतिफल या प्रतिलाभ। जो चीज, जो प्रोफेशन, जो बिजनेस आप कर रहे हो उसके बदले में आपको रिटर्न में क्या मिलेगा वो इसके अंदर आता है। तो बिजनेस के अंदर प्रॉफिट अर्न किया जाता है, यानी कि लाभ जो है कमाया जा सकता है। प्रोफेशन के अंदर क्या होता है, प्रोफेशनल फीस, यानी कि उसकी एक फिक्स्ड फीस होती है। जैसे डॉक्टर है तो चेकिंग चार्जेस 300, 400, 500 जो उसकी चार्जेस होगा उसके अकॉर्डिंग वो उसका फीस होगी, तो वो उसका लाभ ही है, एक तरह से मान सकते हैं। और इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है, सैलरी और वेजेस, यानी कि जो आप जिस टाइम आपने उस सर्विस को ज्वाइन किया उस टाइम जो एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी सैलरी डिसाइड हुई है वो सैलरी वगैरह इसमें आ जाती है। ठीक है। फिफ्थ, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी पूंजी निवेश। अब इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल ये जो वर्ड है आपने पढ़ा होगा, कैपिटल का मतलब होता है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो बिजनेस ओनर है उसने उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया है वो कहलाता है कैपिटल, यानी जो मनी उसने इन्वेस्ट की, जो मनी उसने उसके अंदर लगाई है, जो पूंजी उसने लगाई है वो कहलाती है कैपिटल। ठीक है, तो अब ये जो पूंजी निवेश यानी कि कैपिटल जो है वो कितना इन्वेस्टमेंट किस में होता है वो देखिए। रिक्वायर्ड एज पर द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस, यानी व्यवसाय का आकार, बिजनेस कितना बड़ा है, किस टाइप का है, उसके अकॉर्डिंग उसकी बिजनेस की कैपिटल जो है फिक्स्ड होगी। कि आपने मान लीजिए कोई शॉप खोली है तो उसके लिए अमाउंट कम चाहिएगा, कोई फैक्ट्री खोली है तो उसके लिए अमाउंट ज़्यादा चाहिएगा। तो जैसा बिजनेस होगा उसके अकॉर्डिंग आप सबको उसका इन्वेस्टमेंट करना होगा। सेकेंड, प्रोफेशन के अंदर लिमिटेड कैपिटल नीडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट, इसमें एक निश्चित होता है, इसमें अनिश्चित है, जितना बड़ा बिजनेस होगा उसके अकॉर्डिंग है। इसमें एक फिक्स लिमिट होती है, उससे ज़्यादा आपको बिजनेस में उस प्रोफेशन में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। थर्ड, एम्प्लॉयमेंट में नो कैपिटल रिक्वायर्ड, इसमें कोई कैपिटल किसी प्रकार की पूंजी का निवेश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप इसके अंदर जो पढ़ रहे हैं वो है इसमें कोई भी व्यक्ति अपना जो है वर्क परफॉर्म करके अपना कार्य दिखाकर वो आगे उसकी सैलरी जो है वो ले लेता है। तो इसमें आपको आगे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है, इसमें आप अपने वर्क के अकॉर्डिंग सैलरी पेड हो सकती है। ठीक है। सिक्स्थ, रिस्क। तो देखिए ये जो रिस्क है यानी जोखिम, इसके अंदर बिजनेस के अंदर प्रॉफिट आर अनसर्टेन एंड इरेगुलर रिस्क इज प्रेजेंट, यानी लाभ अनिश्चित तथा अनियमित होते हैं और जोखिम सदैव विद्यमान रहते हैं। क्योंकि आप जितना बड़ा बिजनेस करोगे तो अब बिजनेस में जरूरी थोड़ी है कि हमेशा प्रॉफिट ही होता है, वो मार्केट डिमांड पर होता है या जो चीज आप बेच रहे हो सेल कर रहे हो उसमें उतार चढ़ाव रेट में हो जाता है। आपने हो सकता है कोई चीज महंगे भाव में खरीदी और अब आप उसको सेल कर रहे हो लेकिन उस टाइम रेट मार्केट वैल्यू जो उसकी डाउन है तो आपको उस टाइम लॉस भी हो सकता है। तो जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना बड़ा रिस्क होगा, जितना आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो उतना लॉस भी जा सकता है। तो ये जो है लाभ है अनिश्चित रहता है, अनियमित रहता है, हमेशा जोखिम का डर रहता है। इसमें क्या होता है, प्रोफेशन में फीस इज जनरली रेगुलर एंड सर्टेन सम रिस्क, सामान्यतः जो शुल्क है यानी कि फीस जो है डॉक्टर की, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है वो अपनी फीस जो है वो पहले से फिक्स्ड होती है, तो चेकअप करवाने जाते हैं आप फीस दे दी तो उसके अकॉर्डिंग शुल्क जो है वो नियमित रहती है। कुछ नॉर्मल जोखिम की हो सकते हैं, अदरवाइज इसमें भी कोई भी रिस्क नहीं है। और लास्ट, एम्प्लॉयमेंट फिक्स्ड एंड रेगुलर पे नो रिस्क, इसमें आपको निश्चित चाहे बिजनेस के अंदर लॉस हो प्रॉफिट हो
वो उसका अलग मैटर है, लेकिन इसमें जो आपने जो भी आप वर्क कर रहे हो, जो भी आप कार्य कर रहे हो, उसके बदले में जो वेजेस या भी जो सैलरी है वो पे कर दी जाती है। इसमें किसी प्रकार की रिस्क नहीं होती है, नो रिस्क। ओके। सेवेंथ, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट यानी हितों का हस्तांतरण। ट्रांसफर पॉसिबल विथ सम फॉर्मेलिटीज, कुछ औपचारिकताओं के साथ में हस्तांतरण संभव है। यानी कि एक बिजनेस ओनर है, वो अपना बिजनेस या जो भी है आप वो फैक्ट्री वगैरह है, तो अगर वो बेचना चाहता है, सेल आउट करना चाहता है, तो कुछ डॉक्यूमेंट्रीज कंप्लीट करने के बाद में वो उसको आगे बेच सकता है। इसमें ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट नॉट पॉसिबल, किसमें? प्रोफेशन में। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति जो खुद की क्वालिटी है वो दूसरे पर ट्रांसफर नहीं कर सकता, उसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है वो दूसरे पर नहीं कर सकता वो ट्रांसफर। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि एक डॉक्टर है, तो उसने एमबीबीएस कर रखी है, उसने पीजी कर रखी है, वो किसी स्पेशल चीज का एक डॉक्टर है, तो अगर वो चाहेगा कि वो चीज किसी दूसरे पर ट्रांसफर कर दे, तो वो इंटेलिजेंसी और वो जो नॉलेज उसके पास है वो दूसरे के पास नहीं है, इसलिए इसमें यहां पर क्या लिखा गया है? नॉट पॉसिबल। ठीक है। थर्ड, एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो चीज आपके पास जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप उस फर्म में या उस बिजनेस में या उस गवर्नमेंट सेक्टर में आप लग गए हो, तो आपके बराबर आपके जितना नॉलेज वाला व्यक्ति ही उसको कर सकता है। लेकिन उसके लिए भी जो फिक्स गवर्नमेंट का एरिया होता है, यानी कि जैसे मान लीजिए बैंक में जॉब है, तो बैंक के लिए जॉब के लिए जिस टाइम वैकेंसी आई उस टाइम आपने फॉर्म भरा, उस टाइम आपने एग्जाम दिया, एग्जाम फाइट किया, एग्जाम क्लियर किया, और उसके बाद इंटरव्यू में आप सेलेक्ट हुए, तो अब वो जो चीज है वो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। हाँ, वो कब कर सकता है? जब आपकी सर्विस कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में वो आपकी जगह ले सकता है। तो ये भी आप खुद जो है स्वयं अपने आप से दूसरे पर वो चीज ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। इसका ओवरऑल मतलब यही है कि आप खुद की जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हो वो अपने मन मुताबिक दूसरों पर ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। ठीक है। एट, कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचरण का मानदंड। नो कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रेस्क्राइब्ड, आचरण का मानदंड निर्धारित नहीं होता है। प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट इज नॉट बी फॉलोड, आचरण का पेशा मानदंड निर्धारित है। और नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लेट डाउन बाय द एम्प्लॉयर आर नॉट टू बी फॉलोड, नियुक्तियों द्वारा निर्धारित कुछ व्यवहारों का पालन करना अनिवार्य। यानी कि जिस समय आपने उस फर्म को ज्वाइन किया या उस सेक्टर को ज्वाइन किया है, उस समय आपने जो एग्रीमेंट या जो भी डील आपके मैनेजर के साथ में हो रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसका रूल्स फॉलो करना होगा। लास्ट नाइन्थ है, एग्जाम्पल देखिए। जैसे बिजनेस के लिए एग्जाम्पल हो गया शॉप, फैक्ट्री। ठीक है। और प्रोफेशन के लिए हो गया मेडिकल प्रोफेशन, सीए, लीगल वगैरह ये सारे। और एम्प्लॉयमेंट के लिए हो गया जॉब इन बैंक, इंश्योरेंस कंपनी या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ये सारे किसके हो गए? एम्प्लॉयमेंट के। ठीक है। इस प्रकार से ये टेबल कंप्लीट हुई। अब इसी के आगे फर्दर अपन पढ़ेंगे इंडस्ट्री। ठीक है। तो देखिए, इंडस्ट्री रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर कंडक्टेड विथ कन्वर्जेशन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। इंडस्ट्री का मतलब वो होता है किसी रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल जो होता है उसको निकाल कर उसको फिनिश्ड गुड यानी कि जो रॉ मटेरियल है उसको कंप्लीटली उसको बनाकर यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट कर दे, वो कहलाती है इंडस्ट्रीज। ठीक है। जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रेफर्स टू ऑल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल गुड्स फ्रॉम कॉटन। इसका मतलब यह है कि सूती कपास टेक्सटाइल उद्योग से तात्पर्य है कपास या सूत से कपड़े, धागे और अन्य काम में लेने वाले योग्य सामान बनाने वाली समस्त उत्पादक इकाइयों से है। ठीक है। अब जो ये इंडस्ट्री है वो आगे और कितने पार्ट्स में डिवाइड है वो देखिए। फर्स्ट है प्राइमरी इंडस्ट्रीज। ठीक है। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज के अंदर क्या आता है? दीज इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न विथ द
extension and production of natural resources and reproduction of living organisms, plants, etc. These are divided into two parts. अब प्राइमरी इंडस्ट्रीज का मतलब ये होता है यानी कि प्रथम लेवल, प्राथमिक उद्योग। तो प्राथमिक उद्योग का मतलब ये होता है कि कोई भी गुड्स को बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो होती है वो सब किसके अंदर इंक्लूड होती है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज के अंदर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी बर्तन बनाना है, तो बर्तन बनाने के लिए आयरन वगैरह है, तो जो आयरन है वो रॉ मटेरियल है। ठीक है, अब उसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करने के लिए आयरन निकालना, वो क्या किस में आएगा, प्राइमरी इंडस्ट्री में। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए भेड़ है, भेड़ के शरीर पर जो ऊन है उसको निकालना वो आता है प्राइमरी इंडस्ट्रीज में, और फिर उससे ऊन बनाना, ऊनी वस्त्र बनाना वो आता है इसके आगे सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में। ठीक है, तो प्रथम लेवल पर जो कार्य किए जाते हैं वो सारे किस में आएंगे, प्राइमरी इंडस्ट्रीज में। ठीक है, और आगे अब ये जो है वो दो भागों में बांटी गई है, तो वो देखिए। सबसे पहला ए है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। दीज इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। ये उद्योग प्राकृतिक स्रोतों से सार तत्व उत्पादक के लिए प्राप्त करते हैं। ठीक है, और दूसरा बी जो है वो है जेनेटिक इंडस्ट्रीज यानी जातीय उद्योग। These industries are engaged in breeding plants and animals for their use in further reproduction. Example, cattle breeding farms, poultry farms और fish hatching etc. ये उद्योग पुनः उत्पादक के लिए पौधे उगाते हैं और प्रजनन से जानवरों को तैयार करते हैं। जैसे मान लीजिए मुर्गी जो है, मुर्गी पालन, तो मुर्गी पालन किस लिए किया जाता है कि उससे एग्स वगैरह, अंडे जो है वो प्राप्त किए जा सकते हैं और उसको मार्केट में सेल करके प्रॉफिट या मनी जो है वो अर्न किया जा सकता है। ठीक है, तो वो जो एक्टिविटी वो किसके अंदर आएगी, जेनेटिक इंडस्ट्रीज के अंदर। ठीक है, अब प्रथम अपन ने पढ़ा था प्राइमरी इंडस्ट्रीज, अब अपन पढ़ेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्रीज यानी कि माध्यमिक उद्योग। तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के अंदर these are concerned with using material which have already been extracted at the primary stage। यानी कि प्रथम भाग पर, इससे जो यानी कि प्राइमरी स्टेज पर वो सारी चीजें, वो सारे गुड्स जो निकाल चुके हैं और जो प्राइमरी स्टेज तक तैयार हो चुके हैं, उसके बाद में उनको फिनिश्ड गुड के अंदर यानी कि अच्छा माल पूरा जैसे जो मार्केट में बिकने लायक हो उसके अंदर कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, माइनिंग ऑफ आयरन ओर इज प्राइमरी इंडस्ट्री, यानी लोहा निकालना क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्री, बट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील इज सेकेंडरी इंडस्ट्री, और उससे स्टील बनाना वो किस में आ जाएगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री में। ठीक है, इट मे बी फर्दर डिवाइडेड एज फॉलोज, और इसका भी फिर आगे और अलग अलग वर्गीकरण किया गया है, तो वो भी अपन पढ़ेंगे साथ में। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को हिंदी में कहते हैं माध्यमिक उद्योग। ये औद्योगिक प्राथमिक उद्योगों से निष्कर्ष सामग्री को काम में लेकर उपयोगी वस्तुएं बनाने से संबंध कार्य करती है। उदाहरण, खान में से लोहा अश्यक निकालना प्राथमिक उद्योग है, किंतु उससे इस्पात बनाकर माध्यमिक उद्योग है। ये भी निम्न दो प्रकार में विभक्त है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, दे ब्रिंग आउट diverse finished product that we consume or we use through the conversion of raw material। ये कच्चे माल से विविध प्रकार के परिष्कृत उत्पादन बनाते हैं जिसे हम उपयोग करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या करती है कि रॉ मटेरियल से जो गुड्स प्राप्त होते हैं उनको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करती हैं, और यानी फिनिश्ड गुड्स का मतलब ये होता है कि जो चीज अपन अपने यूज में ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टील का बर्तन हो गया, तो जो मार्केट से अपन खरीद कर अपने घर पर यूज ले सकते हैं, तो वो सेकेंडरी में आएगा। लेकिन जब उसको बनाया गया था यानी कि जो आयरन निकाला गया था वो किस में आएगा, प्राइमरी में। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ पॉइंट्स हैं।
प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज यानी प्रक्रम उद्योग, जैसे शुगर और पेपर, चीनी और कागज। असेंबलिंग इंडस्ट्रीज का मतलब होता है टेलीविजन और कंप्यूटर। शुगर और ये जो क्या है कि अपन जैसे शुगर केन हो गया, गन्ने गन्ने वगैरह हो गए, तो उस गन्ने को जो कटाई वगैरह करके निकाल कर उसके बाद में उससे क्या बनाई जा सकती है, शुगर, यानी कि ये किस में आएगा, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में। ठीक है। असेंबलिंग यानी संयोजक, किसी चीज को असेंबल करना, जैसे टीवी है, टेलीविजन या कंप्यूटर, इसको असेंबल करके बनाया जाता है, तो ये किस में आएंगे, असेंबलिंग इंडस्ट्रीज में। फिर है एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, जिसके अंदर विश्लेषक उद्योग आते हैं, तो इसके अंदर ऑयल रिफाइनरी यानी कि तेल अतिशोधन इकाई। और फिर उसके बाद में है सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज यानी संश्लेषिक उद्योग, जिसके अंदर सीमेंट आ गया, कलर आ गया, यानी कि केमिकल वगैरह मिलाकर उसका ऐसा फिनिश्ड गुड बनाना कि जो कि आगे ह्यूमन बीइंग के काम आ सके, तो वो आता है सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज में। ठीक है। अब बी पार्ट इसका है, वो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। These industries are involved in the construction of building, dams, bridge, roads, etc. यानी निर्माण उद्योग। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है, निर्माण उद्योग। और पहला क्या था, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, यानी कि किसी भी चीज को बनाना, मैन्युफैक्चर करना। और दूसरा है अपना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज का मतलब होता है किसी चीज का निर्माण करना। निर्माण किस चीज का करना, जैसे बिल्डिंग, डैम, ब्रिज, इन चीजों, इन उद्योग के अंतर्गत बांध, पुल, सड़क और भवनों के निर्माण से संबंध गतिविधियां आती हैं। ठीक है। अब थर्ड है टेरिटरी इंडस्ट्रीज। दीज आर कंसर्न्ड विथ प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज एज वेल एज एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द ट्रेड। टेरिटरीज इंडस्ट्रीज यानी तृतीयक उद्योग, इसके अंदर वो सारी चीजें, वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को चलाने के लिए जिन साधनों की सहायता होती है, जिन सर्विसेज की जरूरत होती है, वो सारी जो सहायता है, वो सारी सर्विसेज जो प्रोवाइड करवाता है, वो कौन कराते हैं, टेरिटरी इंडस्ट्रीज यानी तृतीयक उद्योग। These are concerned with providing support services to primary and secondary industries. ये प्राइमरी और सेकेंडरी जो इंडस्ट्री है उन सब में जो वर्क हो रहा है उसको सपोर्ट करती है, कैसे, सर्विसेज प्रोवाइड करवा के। ये उद्योग प्राथमिक व माध्यमिक उद्योगों को अवलंबक या समर्थक सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ उनकी व्यापारिक गतिविधियों में भी सहायता करता है, और उसके साथ साथ में उसके ट्रेड में भी सहायता कर, उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है उन सब में ये सहायता करता है। ठीक है। अब अपना अगला टॉपिक है कॉमर्स। कॉमर्स इंक्लूड टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, फर्स्ट ट्रेड एंड सेकंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है। कॉमर्स का मतलब वाणिज्य। वाणिज्य में दो प्रकार की गतिविधियां शामिल हैं, व्यापार और व्यापार की सहायक गतिविधियां। ठीक है। तो अब अपन इसको आगे पढ़ते हैं। Buying and selling of goods is termed as trade. किसी चीज का खरीदना और उसको बेचना वो क्या कहलाता है, ट्रेड। ठीक है। वस्तुओं या सामान का क्रय विक्रय करना व्यापार कहलाता है। ठीक है। किसी भी चीज का क्रय या विक्रय नहीं, खरीदना या बेचना क्या कहलाता है, व्यापार। There are lots of activities that are required to facilitate the purchase and sales of goods. These are called service or auxiliaries to trade and include transport, banking, communication, packing and warehousing, etc. वस्तुओं या सामान के क्रय विक्रय करने में अनेक प्रकार की अन्य गतिविधियों की जरूरत होती है जो व्यापार की सहायक गतिविधियां कहलाती है। ट्रेड का मतलब तो हो गया खाली चीजों को खरीदना बेचना, लेकिन ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब ये होता है कि इस ट्रेड, इस व्यापार को चलाने के लिए जो भी एक्टिविटीज, जो भी कार्य किया जाता है वो आता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के अंदर, जिसके अंदर जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, अनेक प्रकार की गतिविधियों की जरूरत होती है जो व्यापार में सहायक गतिविधियां कहलाती है। जैसे इनमें परिवहन आ गया, ट्रांसपोर्टेशन, किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। बैंकिंग फैसिलिटीज आ गई,
संचार आ गया, उसके अंदर पैकिंग हो गई या भंडार वगैरह, ये जो भी है ये किस में आता है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में। ठीक है, अब इसको और व्याख्या से पढ़ते हैं और ब्रीफ में पढ़ते हैं। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। ठीक है, ये दो मुख्य श्रेणियों में विभक्त हैं। व्यापार जो है दो भागों में डिवाइड है, एक तो होता है इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक और एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी या बाहर। ठीक है, अब देखिए इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड के अंदर क्या अंतर होता है, तो वो अपन आगे बढ़ते हैं। इंटरनल or domestic or home trade is concerned with the buying and selling of goods within the geographical boundaries of a country. This may further be divided into wholesale and retail trade. किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर किए जाने वाला व्यापार आंतरिक, निजी या गृह व्यापार कहलाता है। आगे चलकर यह होलसेल यानी थोक तथा फुटकर व्यापार के रूप में विभक्त हो जाता है। जैसे आप इंडिया के अंदर रह रहे हो, तो इंडिया के अंदर आप कहीं पर भी किसी चीज को सेल करते हो या बाई करते हो, तो वो आता है इंटरनल ट्रेड के अंदर, यानी कि आंतरिक, यानी एक देश के अंदर रहते हुए उसी देश के अंदर आप कोई भी चीज खरीदते हो या बेचते हो, वो आता है इंटरनल ट्रेड के अंदर। ठीक है, दूसरा है अपना एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब होता है एक्सटर्नल और फॉरेन ट्रेड कंसिस्ट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेटिंग इन 2 और मोर कंट्रीज। दो या दो से अधिक देशों में व्यक्तियों या संसाधनों के बीच संचालित किया जाने वाला सामान या सेवाओं का व्यापार बाहरी या विदेशी व्यापार कहलाता है। यानी कि एक देश से दूसरे देश के अंदर, खाली देश के अंदर ही व्यापार किया जाता है, यानी कि उसी पर्टिकुलर उसी देश के अंदर व्यापार किया जाता है, वो तो आता है इंटरनल के अंदर। लेकिन उस देश से बाहर यानी उस कंट्री से बाहर जब वो बिजनेस किया जाता है, एक या एक से अधिक देशों के साथ अलग अलग बिजनेस या कोई भी सेवाएं प्रोवाइड की जाती हैं, वो आता है एक्सटर्नल ट्रेड के अंदर। ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट से देखिए। इफ गुड्स आर परचेज्ड फ्रॉम अदर कंट्री इज कॉल्ड इंपोर्ट ट्रेड, यानी कि कोई भी सामान किसी अन्य देश से सामान क्रय करना आयात व्यापार कहलाता है। किसी दूसरे देश से अपने देश में लाना क्या कहलाता है, खरीदना क्या कहलाता है, आयात यानी इंपोर्ट ट्रेड। ठीक है, किसी दूसरे देश से खरीद कर अपने देश में लाए तो आयात, इंपोर्ट ट्रेड। इफ दे आर सोल्ड टू अदर कंट्रीज इज नोन एज एक्सपोर्ट ट्रेड। अगर वही सामान या जो अपना सामान है वो अपन किसी दूसरे देश में बेचते हैं, किसी अन्य देश को सामान विक्रय करना निर्यात कहलाता है। यानी कि अपने देश का सामान बाहर बेचना क्या कहलाता है, एक्सपोर्ट ट्रेड, यानी कि निर्यात व्यापार। ठीक है, व्हेन गुड्स आर इंपोर्टेड फॉर एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज इज नोन एज इंटरपोर्ट ट्रेड। ऐसी गुड्स, ऐसी चीजें जो अपने देश में खरीद कर वापस दूसरे देश को बेचना, यानी कि वो वस्तु किस लिए खरीदी गई है, दूसरे देश को बेचने के लिए, तो वो जो चीजें हैं वो किसके अंदर आएगी, इंटरपोर्ट ट्रेड के अंदर। जब किसी एक देश से सामान क्रय यानी आयात करके दूसरे देश को विक्रय यानी निर्यात किया जाता है, तो वह पूर्ण निर्यात व्यापार कहलाता है। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है आज अपना, ये ऑक्सिलरीज टू ट्रेड यानी व्यापार के सहायक। फर्स्ट है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, production of goods generally take place in particular location. For example, tea is mainly produced in Assam. किसी भी चीज का ट्रांसफर करना यानी कि उसमें उस चीज को ले जाना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, ट्रांसपोर्टेशन की। ठीक है ना, तो अब जरूरी नहीं है कि हर चीज जो है हर जगह उपलब्ध हो, उसके लिए एक फिक्स जगह होती है कि वो चीज वहीं पाई जाती है, तो उसको फिर दूसरी जगह कैसे पहुंचाया जाए, उसका माध्यम क्या है, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए,
टी इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन आसाम, ज्यादातर जो चाय है वो कहाँ बनती है, आसाम में, ठीक है। कॉटन इन गुजरात, sugar in UP, but these goods are required for consumption in different parts of the country। लेकिन ये जो चीज है, जैसे चाय है या कॉटन है या शुगर है, ये सारी जो चीजें हैं वो ऐसा नहीं है कि उसी जगह पर यूज की जाती है, वो तो पूरे कंट्री, ऑल ओवर कंट्री में जरूरत होती है। तो उन सभी चीजों को एक उसी जगह से दूसरी जगह जब पहुंचाया जाता है, वो किसका यूज लेकर पहुंचाया जाता है, ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। द obstacle of place is removed by the transport through road, rail or coastal shipping। There is also a need for communication facilities so that producer, traders and consumers may exchange information with one another। और ये जो सारी चीजें हैं ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, रोडवेज आ गया, रेलवेज आ गया, एयरवेज भी आता है, सीवेज भी आता है। तो इन सभी के माध्यम से, सीवेज का मतलब इंडिया के अंदर नहीं, दूसरे देश में भी तो भेजी जाती है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो किसके माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, वो सिर्फ है ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, ठीक है। और इसके साथ साथ इन सभी को चलाने के लिए कम्युनिकेशन, वार्तालाप की भी जरूरत होती है। इसके बीच में कुछ दलाल भी होते हैं और इसके अंदर बीच में कई कंज्यूमर्स भी होते हैं, तो उन सभी को उसके साथ में लेकर चलना होता है। वस्तुओं का उत्पादन सामान्य एक विशेष क्षेत्र या स्थान पर होता है, जैसे चाय का उत्पादन मुख्यतः आसाम में होता है, कपास का गुजरात और चीनी यानी शक्कर का उत्तर प्रदेश में, किंतु देश के अन्य क्षेत्रों राज्यों में भी इनका उपयोग होता है। अतः उत्पादक क्षेत्रों से वस्तुओं का परिवहन सड़क, रेल या जल मार्ग से किया जाता है। परिवहन की इस प्रक्रिया में संदेश को आदान प्रदान भी आवश्यकता होती है, इसलिए संचार व्यवस्था भी व्यापार में सहायक होती है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब इसके अंदर कम्युनिकेशन, संचार व्यवस्था भी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आती है, जिससे जैसे कि किसी चीज की रेट है वो किस में सेल आउट करनी है या क्या भाव है उसका, तो वो सारे जो है वो ब्रोकर जो भी होते हैं या जो भी बायर और सेलर होते हैं वो आपस में फोन के माध्यम से भी उस पर बात करते हैं, ठीक है। सेकंड है बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये टॉपिक अपन कल पढ़ेंगे, ओके। आज 30 मिनट्स का वीडियो बन गया है, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। सो थैंक यू एवरीवन। इन सभी के नोट्स आपको बनाने हैं और कॉपी में करने हैं।